स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम 9वीं कक्षा का जो पहला चैप्टर है और उसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो पहला चैप्टर है ये है वास्तविक संख्याओं पे। संख्याएं हम जो है वो फर्स्ट क्लास से पढ़ते आते हैं, शुरू यानी कि पहली कक्षा से ही शुरू हो जाती हैं संख्याएं जो है वो पढ़ना लिखना और उनके ऊपर संक्रियाएं करना। तो उस पर थोड़ा सा अब गहन अध्ययन यानी कि संख्याओं का विकास कैसे हुआ, किस तरह से संख्याओं का जो दायरा है वो बढ़ता चला गया और फिर अलग अलग संख्याओं के अलग अलग विकास के दौर में अलग अलग नाम रखे गए कि ये संख्याएं हैं। तो वो सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं में कई तरह की संख्याएं जो है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बनी हैं। तो आपको सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं शुरुआत में, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृत जो है वो प्रकृति से बना है, नेचर से, यानी आरंभ में जो भी गणित विकसित हुआ, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो गणित के विकास की बात थी, शुरुआत में व्यक्ति को जो है वो कुछ चीजें गिनने की आवश्यकता हुई। उस समय मैथमेटिक्स में संक्रियाओं का वो इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसको कुछ चीजें कि मान लिया हम उसके खाने पीने की बातें कहें, और यदि हम कहें कि वो जंगलों में रहता था तो वहाँ के अपने फल जो है गिनने में जरूरत हुई, या पेड़ पौधे या इसी तरह की दूसरी चीजें। तो उसने इस तरह से जो गिनना और जानना शुरू किया, वहां से जो धीरे धीरे गणित विकसित हुआ और जो संख्याएं उसने शुरुआत में जो है वो कहें कि प्रचलन में आई या विकसित हुई, तो उन्हीं को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो हमें आप बच्चों को ये याद करना है कि ये, क्योंकि उसको जीरो की जरूरत नहीं थी, शुरुआत में व्यक्ति को जीरो की आवश्यकता नहीं थी, गिनने में जीरो का कोई यूज नहीं था कि जो चीज है ही नहीं। जीरो का अर्थ है कि कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का उसको क्योंकि आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए उसने 1 से शुरू किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक भी आप जा सकते हैं अनंत तक, इन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। पर जैसे जैसे गणित का विकास हुआ तो उसमें फिर ये संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस आई, जोड़ घटा गुणा भाग और भी जो है वो विलोम वगैरह। तो फिर इन संख्याओं में कहीं ना कहीं उसको कमी लगने लगी कि जैसे आप जोड़ लें और गुणा कर लें, इन संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं आई। 2 में 3 जोड़ा 5 आया, 5 भी एक वास्तव प्राकृत संख्या है। 4 में 2 जोड़ा 6 आया, 6 भी एक प्राकृत संख्या है, तो जुड़ जाता है। गुणा में भी यही था कि 2 को 4 से गुणा किया, 2 चौके 8, 4 को 3 से गुणा किया, 4 तिया 12, सभी प्राकृत संख्याएं आती हैं और वो उसके पास थी। लेकिन जब घटा का नंबर आया कि 3 में से 2 घटाया तो काम जो है वो सफल रहा कि उसका कुछ उत्तर बन पाया। लेकिन जब 2 में से 3 घटाने की बारी आई तो कोई भी ऐसी संख्या हमारे पास नहीं थी तो कि जो इसका उत्तर दे सके। इन संख्याओं में वैसे अब तो हम कह सकते हैं कि 2 - 3 -1 होता है, लेकिन -1 तो कोई संख्या ही नहीं थी। तो इन संख्याओं का जो दायरा है वो बढ़ाया गया और ये माना गया। उससे पहले ये भी कह सकते हैं आप कि यदि एक में से एक चीज है और वो एक ही खर्च कर दी जाए, खत्म हो जाए, तो क्या बचेगा, ये भी एक क्वेश्चन था। तो इसलिए क्या संख्या आई, इनमें एक संख्या जो शामिल हुई 0, बाकी तो ये है ही। तो 0 एक केवल एक नई संख्या और इनमें ऐड कर दें, सिर्फ 0, तो इन्हें अब हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं 0 शामिल कर लिया। धीरे धीरे ये विकास हुआ इस तरह से। और फिर जैसे अभी कह रहे थे, तभी भी घटा यानी कि घटा की जो ऑपरेशन थी और भाग की जो ऑपरेशन थी वो इनमें नहीं हो पा रही है। तो फिर ये माना गया कि हम ये मान लें कि 0 भी होता है और +1 के साथ -1 भी होता है, +2 के साथ -2 भी मान लें, प्रस्थ यानी कि संख्याएं जो है वो ये जो इस तरह की जो प्राकृत संख्याएं थी पहले कि वो तो है ही, उनके साथ ये भी मान लें। तो अब जैसे जैसे तो फिर इनका नया नाम दिया गया, क्योंकि इनको प्राकृत संख्याएं नहीं कह सकते थे, प्राकृत संख्याएं तो ये थी।
-2 की तो व्यक्ति को जरूरत ही नहीं थी प्रकृति के हिसाब से। तो ये तो गणित का विकास हुआ, तो फिर इनका नाम रखा गया पूर्णांक। पूर्णांक। इसके बाद जो घटा की जो समस्या थी, जोड़, घटा और गुणा, ये ऑपरेशंस तो हो गई, लेकिन भाग की जो समस्या थी वो अभी भी पूरी हल जो है वो मानव की नहीं हुई थी। भाग जैसे 4 को 2 से भाग देते हो जाता है, लेकिन 2 को 4 से भाग दें तो नहीं होता। परंतु 2 को 4 से भाग देने का कुछ तो उत्तर होना चाहिए, कोई संख्या तो ऐसी होनी चाहिए जो बता सके कि 2 को 4 से भाग दें तो ये उत्तर आया। तो इसलिए क्या हुआ कि ये लगा कि अभी भी संख्याएं जो हैं, अभी भी जो संख्याएं हैं वो पूरी नहीं है। तो ये माना गया कि हम ये मान लेते हैं कि संख्याएं ऐसी ऐसी भी होती हैं जो P/Q के रूप में होती हैं, और जो P और Q हैं दोनों वो क्या होने चाहिए, P और Q जो है वो पूर्णांकों में से होने चाहिए जी, ये इनमें से होना चाहिए कोई भी। और जो ये नीचे Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये एक परिभाषा है पूरी कि ऐसी सभी संख्याएं जिनको ऐसे लिखा जा सके, नीचे 0 ना हो, 0 को छोड़ के बाकी कुछ भी लिख दें, क्योंकि 0 से जो भाग है वो परिभाषित नहीं है। आप 0 से किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते। इस पे आप थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपको पूछे 2 को 0 से भाग दे तो कैसे भाग देंगे, आप देखेंगे आपका भाग का जो प्रोसेस है वही फेल हो जाएगा। 2 को 0 से भाग देने का प्रयास करें, नहीं हो पाएगा। जैसे कोई बच्चा कह सकता है कि मैं तो 0 पे जा चलाएंगे जी, 0 0 0, लेकिन शेष बच गया 2। जबकि भाग का प्रोसेस क्या कहता है कि हमें इतने पे चलाना है कि जो शेष बचे वो भाजक से कम बचे, इससे कम बचना चाहिए, तो इससे ज्यादा बचा हुआ है। कोई बच्चा यूं भी कह सकता है 0 पे क्यों जी, मैं तो 9 पे चलाऊंगा, 9 0 0, फिर भी 2 बचेगा। कोई कहेगा कि जी 8 पे चलाइए। मतलब ये एक कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक करने वाली बात है। ऐसे हम इसके कोई और भी लॉजिक दे सकते हैं कि ये भाग डिफाइंड क्यों नहीं है, क्योंकि भाग की जो मूल भाषा है वो क्या है कि 4/2 का भाग का मतलब है कि 4 वस्तुओं को 2-2 में बांटना है, 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, यूं कह सकते हैं। तो यदि आप 2/0 का मतलब कि 2 चीजों में से 0 चीजों के ग्रुप बनाने हैं, तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। किस चीज के ग्रुप बनाने हैं, 0 का मतलब तो कुछ नहीं के ग्रुप बनाने हैं। तो बहुत सारे कारण आप बता सकते हैं। तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब भी 2 को 0 से भाग देते हैं तो हमारा जो भाग का प्रोसेस है वो फेल हो जाता है, शेष ज्यादा बचता है हर बार, और 9 से ज्यादा आप चला भी नहीं पाएंगे। तो यानी कि 0 से भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए इस पे ये कंडीशन लगाई गई कि नीचे 0 ना हो। तो ऐसी जितनी संख्याएं हैं ये भी माना गया कि इनका भी एक्सिस्टेंस है, और फिर इनका एक नया नाम दिया गया, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। और पहली जो एक्सरसाइज है हमारी वो परिमेय संख्याओं पे ही आधारित है। तो आपको जो है ये संख्याएं तो याद करनी है कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। पूर्ण संख्याएं, इनमें क्या अंतर है, कितनी फालतू हैं, पूर्णांक किसके हैं, दोनों में थोड़ा ही फर्क है। पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, और परिमेय संख्याएं। एक और देखेंगे कि ये ऊपर वाली भी सारी परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि मान लिया 0 है, ये परिमेय कैसे है, इसको 0/1 अभी हम डिस्कस भी करेंगे। 1 को आप कह सकते हैं कि एक परिमेय संख्या कैसे है, तो हम 1 को 1/1 लिख देते हैं। तो ये परिभाषा बिल्कुल सही फिट बैठती है। इस पे क्यों बैठती है फिट? क्योंकि जो P और Q है, यानी जो ऊपर वाले और नीचे वाले जो है वो कहाँ से हैं, पूर्णांक में से हैं। पूर्णांक में है 1 यहाँ से, और नीचे 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये जो परिभाषा आपने लिखी है वो 1/1 पे फिट बैठती है। तो ये एक परिमेय संख्या है, यानी ये पहले वाली जो तीनों संख्याएं हैं ये परिमेय संख्याएं भी हैं, क्योंकि ये बढ़ती गई हैं। प्राकृत संख्याएं क्या है, सारी पूर्ण संख्याएं भी हैं। पूर्ण संख्याएं क्या है, सारी यानी ऊपर वाली दोनों किस में आ जाएंगी, पूर्णांकों में आ जाएंगी। और ये तीनों ही किस में आ जाएंगी कि नई भी शामिल हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ यही है, नई भी शामिल होगी। जैसे 2/3, 2/3 यहाँ फिट बैठता है इसकी परिभाषा में। 2/3, 2 और 3 कहाँ से लिए हमने, दोनों पूर्णांकों से लिए, और नीचे 0 भी नहीं है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन ये इनमें नहीं है कहीं भी, तो एक नई संख्या है। तो इस तरह से ये जो बटा वाली संख्याएं आपकी यहाँ से बटे हर एक को छोड़ के जिसका हर एक नहीं है, वो सारी भी इसमें शामिल होगी। यानी जैसे जैसे नीचे बढ़ते गए हम संख्याएं भी
बढ़ती गई तो ये परिमेय संख्याएं। अब एक ही तरह की संख्याएं हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अप्रिमेय दोबारा इसको रिवाइज करेंगे। अभी हम प्रश्नावली कर लेते हैं 1.1। क्या कहता है उसका पहला सवाल? पहला, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य जो है वो अभी आपको बताया था, ये सारी संख्याएं परिमेय है, तो जीरो भी इनमें वो परिमेय संख्याएं। परिमेय कैसे है? क्योंकि शून्य को यानी कि जीरो को क्या लिख सकते हैं हम? 0/1, 0/2, कुछ भी कह लें आप, 0/3। सिर्फ 0/0 नहीं कर सकते क्योंकि नीचे जीरो तो लिखना ही नहीं है। तो क्योंकि शून्य को 0/1 या कोई भी कह लें आप, 0/2 आदि लिखा जा सकता है। यानी जो परिभाषा है हमारी परिमेय संख्या की, वो बिल्कुल फिट इस पे बैठ जाती है। हमने क्या किया? 0/1 लिख दिया। 0 और 1 दोनों ही क्या हैं? दोनों ही पूर्णांक हैं, और नीचे जीरो भी नहीं है। तो इसका मतलब कि ये पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिखो। 3 और 4 के बीच, तो परिमेय संख्याएं यानी ऐसी ऐसी बटावाली लिखनी है। 3 के और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हैं, अनंत कितनी भी लिख दें हम। तो जैसे 3 है तो आप 3 को 3/1 लिख लें, और 4 को 4/1 लिख लें। बात वही है कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 3/1 भी 3 ही होता है। और फिर इसको अनुपातिक रूप से बराबर में आप इसको किसी से गुणा कर सकते हैं, जो ऊपर नीचे नंबर वही रहेगा। मान लिया जितनी संख्याएं लिखनी है 6, तो उससे कम से कम एक फालतू संख्या से जरूर करें। जैसे 7 से गुणा और भाग कर लें, तो ये कितना हो जाएगा? 7 या 21/7। 21/7 में 3 में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं अंतर? क्योंकि 7 से 21 को काटें आप, 7 एकम 7, 7 या 21, तो यही संख्या है ये 21/7। इसी प्रकार जो 4 है, 4/1 लिख के उसको भी कितने से गुणा कर लें? जितना इससे किया है। आप 8 से कर सकते हैं, 9 से कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं। 28/7। ये भी कितना है? 7 चौके 28, यानी ये 4 है, ये 3 है। ऐसा हमने क्यों किया? अब नीचे दोनों के साथ है, तो ऊपर 21 और 28 के बीच में जितनी संख्याएं आप लिख पाएंगे, नीचे हर उनका साथ रहेगा, तो उनके बीच में आएंगी। यहाँ इस तरह से हम कर नहीं पाते, 3/1 रखते इसको। तो इसलिए 21/7 और 28/7 के बीच कितनी? 6 परिमेय संख्याएं बराबर होंगी। 6 परिमेय संख्याएं बराबर 21 से आगे कर दें, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, और आगे आ जाएगी 28/7। यानी ये 4 और इधर 3, और बीच में आ गई ये 6 संख्याएं। आप ज्यादा भी लिख सकते हैं। इसको मान लें आप 12 से गुणा कर दें, 12/12 क्या हो जाएगा? 12 से कर दें, 12 या 36/12, और इसको भी 12 से करेंगे फिर, तो 12 चौके 48/12। अब दोनों के नीचे हो गया 12, और 36 और 48 के बीच 37/12, 38/12। इस तरह से आप, और जरूरी नहीं 12 से, आप 100 से कर लें, 200 से कर लें। इससे ये भी बात सिद्ध हो जाती है कि 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं हम? अनंत लिख सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ तो 7 से गुणा किया, आप 10,000 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 30,000/10,000। ये हो जाएगा 40,000/10,000। अब 30,000 से 40,000 के बीच में देख लें, 10,000 संख्याएं आ जाए। तो खैर ये तो ये था कि 3 और 4 के बीच में अनंत हैं, उनमें से हमने सिर्फ 6 लिखनी थी, तो 6 से एक ज्यादा हमने 7 से गुणा भाग कर लिया दोनों को। एक 21/7 बन गया, एक 28/7, और उनके बीच की संख्याएं जो हमने लिख दी। ऐसा ही क्वेश्चन आपका तीसरा है, वो भी बिल्कुल सेम है। उसमें संख्याएं आपकी 3/5 और दूसरी है 4/5। तो 3 और इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो 5 से एक ज्यादा हम 6 से गुणा कर देते हैं इनको। 3/5 को 6 से गुणा और भाग कर दें, यानी इसका रूप बदल जाएगा
18/30 हो जाएगा। और 4/5 को भी गुणा 6 से ही करना जिसको, तो ये भी हो जाएगा 24/30। ये ध्यान देंगे इस संख्या में कोई अंतर नहीं है। आप इसमें 6 पे काटें इसको, 6 3 18, 6 5 यही संख्या आ जाएगी। और इसमें भी कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब इन दोनों के बीच में संख्याएं बताने का मतलब इन दोनों के बीच, तो इनके तो नीचे 5 है, ऊपर 3 और 4 है, तो बीच में लिखें क्या। लेकिन इन दोनों के नीचे 30 और ऊपर 18 और 24 है, तो इनके बीच में कई संख्याएं हो जाएंगी। इसलिए क्या क्या हुई बीच की संख्याएं, बीच की परिमेय संख्याएं बराबर, तो ये 18 से शुरू करें तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और आगे आ जाएगा 24/30, 24/30 ये वाली, और इधर आ जाएगी 18/30। तो बीच में कितनी संख्याएं आ जाएंगी, 5 परिमेय संख्याएं इसमें आ जाएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हर बार आता है। तो और अब आखिरी है इस प्रश्नावली का ये चौथा सवाल, सत्य और असत्य बताने हैं, वो आप इनको देख के बता सकते हैं। पहला है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है मतलब ये सारी संख्याएं यहाँ होती हैं। तो कैसा उत्तर है इसका, चौथे का पहले का सत्य है या असत्य है, तो क्या कहेंगे कि यह सत्य है, यह सत्य है। क्योंकि अभी आपको बताया था इनमें सिर्फ क्या है कि यहाँ 0 फालतू है, ये सारी की सारी संख्याएं यहाँ आएंगी, 0 फालतू आएगा। और उसने भी यही कहा था प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लिखा हुआ ऊपर। दूसरा क्या भाग है, दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण, ये तो उल्टा हो गया ऊपर की ओर, तो ये तो कैसे होगा, ये संख्याएं नीचे वाले में होती हैं सारी, लेकिन नीचे वाली सारी ऊपर नहीं होती। अब ये कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये -1 कहाँ है, यहाँ है ही नहीं, -2 भी नहीं है यहाँ, माइनस की संख्याएं तो यहाँ है ही नहीं, पूर्णांक धन ऋणात्मक पूर्णांक जिनको कहते हैं। तो इसलिए दूसरे को क्या कहेंगे आप, असत्य है। चाहे तो आप उदाहरण दे सकते हैं, कैसे कि -1 क्या है, पूर्णांक है। कोई और भी ले सकते थे आप, ऋणात्मक संख्या कोई भी ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर कोई भी। -1 पूर्णांक है परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं। तो एक उदाहरण भी दे दिया हमने, पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा भाग है इसमें कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। ऊपर की ओर तो यानी होता नहीं, ऊपर से नीचे होगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होगी, इस तरह से नीचे आता है तो सत्य है, ऊपर असत्य है। तो उसने क्या कहा, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो क्योंकि इसमें तो जैसे 2/3 4/5 यहाँ तो है ही नहीं है, तो तीसरे का भी लिखेंगे कि ये भी क्या है, असत्य है। उदाहरण देना चाहें तो आप क्या दे सकते हैं कि 2/3 एक परिमेय संख्या है। कोई और भी ले सकते हैं आप, ये ऊपर वाला उदाहरण भी लिख सकते हैं, इसमें परिमेय संख्या है परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज थी। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, 1.2 एक्सरसाइज अगले वीडियो में करेंगे। हैव ए नाइस डे।